जरा सोचिए, दरबार में घुस आया एक ऐसा नकली मंत्री जिसने सबको हिला दिया। न अकबर समझ पाए न दरबारी, पर क्या बीरबल उसकी चाल पकड़ पाएंगे? हंसी, चालाकी और कोर्ट का खेल। चलिए देखते हैं कैसे एक झूठ ने पूरे दरबार को बेवकूफ बनाया। नकली मंत्री दरबार में घुस आया और सबको बेवकूफ बनाया। उस दिन अकबर के दरबार में कुछ अलग ही हलचल थी, लेकिन आज दरबार में चर्चा थी कि कोई बड़ा मामला उठने वाला है। अकबर की अदालत अपने नियमों, अनुशासन और हास्य से प्रसिद्ध थी, पर आज का मामला कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था। बादशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे, हमेशा की तरह गंभीर, पर उनकी आंखों में हल्की चमक थी। दरबारियों की कतारें लगी थीं, राजा की हाँ में हाँ मिलाने वाले, सलाह देने वाले और कुछ वो जो सिर्फ चाटुकारिता में ही निपुण थे। पर सबसे अलग बैठे थे दरबार के सबसे चतुर और तेज दिमाग बीरबल। उनके होठों पर आधी मुस्कान थी, जैसे उन्हें पहले से ही किसी खेल का अंदाजा हो। दरबार शुरू होता है। नक्कारों की आवाज के साथ दरबार शुरू हुआ। अकबर ने कहा, अकबर, आज हम किसी युद्ध कर या फसल की बात नहीं करेंगे। आज हम देखना चाहते हैं कौन हमारी आंखों के सामने भी हमें छल सकता है। दरबार में हल्की हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर ने इशारा किया और कहा, आज का विषय है सत्य और छल। इतने में एक लंबा, भारी दाढ़ी वाला आदमी शानदार कपड़े पहनकर राजसी अंदाज में दरबार में प्रवेश कर गया। उसका चाल ढाल देखकर कई दरबारी तुरंत उठ खड़े हुए। दरबारी, मंत्री जी आ गए, मंत्री जी आ गए। अकबर भी थोड़े चौंके। हमारे नए मंत्री, उन्होंने भौहें उठाई। उन्हें तो कोई सूचना नहीं थी। वह आदमी गर्व से झुककर बोला, जहां पनाह की जय हो। मैं दरबार का नया मंत्री हूं, मोहम्मद रुकनुद्दीन खां। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर धीमे स्वर में, हमने तो कोई नया मंत्री नियुक्त नहीं किया। पर दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई खुलकर सवाल करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। नए कपड़े, ठाठ, शब्दों का अभ्यास, सब कुछ ऐसा कि वह सच लग रहा था, मानो वर्षों से सेवा कर रहा हो। नकली मंत्री का खेल। वह नकली मंत्री दरबार के नियमों, पदों और यहाँ तक कि पिछली बैठकों की घटनाओं का ऐसा विवरण दे रहा था कि दरबारियों को भी संदेह होने लगा। नकली मंत्री, हुजूर, पिछले महीने जब हमने दक्षिण की फौज की व्यवस्था की थी, तब जो कठिनाइयां आई थीं, उन्हें मैं भूल नहीं सकता। साथ ही खजाने के पुनर्गठन के लिए जो आदेश आपने दिया था, उसका प्रारूप मैंने स्वयं तैयार किया था। दरबार में कई दरबारी आंखें फाड़कर एक दूसरे को देखने लगे। एक ने धीरे से पूछा, क्या सच में यह सब हुआ था? दूसरे ने फुसफुसाया, शायद, पर हमें याद नहीं। अकबर ने गहराई से देखा। बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल मुस्कुराकर, जहां पनाह, दरबार में नए लोग आते रहते हैं, परंतु जो बात इस व्यक्ति ने बताई वह इतनी गहराई से है कि या तो यह बहुत सूझबूझ वाला है या पूरी तरह झूठा। अकबर का असामान्य फैसला। अकबर ने सभी की उत्सुकता देखते हुए कहा, आज हम देखेंगे कि कौन सच में जानकार है। हम इसे दरबार में आजमाएंगे। अकबर, मंत्री रुकनुद्दीन खां, अगर आप वास्तव में हमारे मंत्री हैं तो बताइए, हमारे दरबार में कुल कितने दरबारी हैं? यह सवाल आसान लग सकता था, पर दरबारियों की संख्या रोज बदलती थी। एक दरबारी ने तो गिनती तक न रखी थी। नकली मंत्री मुस्कुराया, बिना हिचकिचाहट के उत्तर दिया, जहां पनाह, कुल 123 दरबारी। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। किसी ने धीरे से कहा, हम तो 55 हैं। किसी ने कहा, नहीं, 70 तो होंगे। एक ने फुसफुसाकर पूछा, यह सब कैसे जानता है?
अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह संख्या गलत है। दरबार में अभी केवल 62 लोग हैं। नकली मंत्री ने झट कहा, हुजूर, दरबार में उपस्थिति सूची में 123 है, कुछ अनुपस्थित हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह, अनुपस्थित लोगों को भी गिना जाता है क्या? दरबार में ठहाके गूंजे, पर मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अकबर, अच्छा मंत्री जी, बताइए हमारी रसोई में आज कितने पकवान बने हैं? नकली मंत्री ने एक पल भी नहीं लिया, बोला, 21। अकबर ने सिर पकड़ लिया, आज तो 10 ही बने हैं। फिर दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। कई दरबारी जोर से हंस पड़े। संकट गहराता है। अब दरबारियों में 2 राय बन गई। कुछ कह रहे थे कि यह व्यक्ति छलिया है, कुछ कह रहे थे कि इतना आत्मविश्वास देखकर इसे मौका दिया जाना चाहिए। पर अकबर अभी निर्णय नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। अकबर, बीरबल, तुम ही बताओ इसे बेनकाब कैसे करें? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, छल का इलाज छल से नहीं, बल्कि धैर्य और अवलोकन से होता है। मैं इसे पकड़ूंगा, पर मुझे एक अवसर दीजिए। अकबर, तुम्हें पूरी छूट है, पर ध्यान रहे दरबार में हास्यास्पद स्थिति न बने। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, हास्यास्पद स्थिति तो पहले ही बन चुकी है, अब उसे समाप्त करना है। बीरबल की योजना। बीरबल ने अगले दिन दरबार में एक परीक्षा आयोजित की। उन्होंने कहा, बीरबल मंत्री रुकनुद्दीन खां, दरबार में आपकी योग्यता पर संदेह है। आज आपको 5 कार्य दिए जाएंगे। यदि आप उन्हें पूरा कर लेते हैं तो हम आपको मंत्री मान लेंगे। दरबार में सबकी सांसें थम गईं। बीरबल, कार्य इस प्रकार हैं। 1. बिना देखे, बिना गिने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों की सही संख्या बताइए। 2. रसोई में बने पकवानों की सूची बिना जाकर देखे बताइए। 3. हमारे अस्तबल में कुल कितने घोड़े हैं बताइए। 4. बताइए कि हमारे निजी कक्ष में कितने दीपक जल रहे हैं अभी इसी समय। 5. सबसे महत्वपूर्ण, बताइए कि हम अकबर हैं या कोई और। दरबार में हंसी की लहर दौड़ी, लेकिन सबकी नजरें अब उस नकली मंत्री पर थीं। पहली परीक्षा, संख्या का जादू। नकली मंत्री ने पहले सवाल पर गहरी सांस ली, फिर झट कहा, दरबार में कुल 62 दरबारी उपस्थित हैं। अकबर ने पलकों को उठाकर देखा, सही। दरबार में हलचल हुई। किसी ने कहा, यह तो सही बोल गया। बीरबल ने धीरे से कहा, रुकिए, अभी बाकी कार्य बाकी हैं। दूसरी परीक्षा, रसोई की सूची। रसोई में बने पकवान हैं पुलाव, कढ़ी, शाही कबाब, हलीम, दही बड़ा, मीठा सेवई, तंदूरी रोटियां, मलाई कोफ्ता, हरा सलाद, प्याज का अचार। अकबर ने रसोई से बुलाकर जांच करवाई। पकवानों की संख्या 10 निकली। फिर से फर्जी साबित। तीसरी परीक्षा, अस्तबल का रहस्य। अस्तबल में कुल 18 घोड़े हैं। अस्तबल से खबर आई, वहां केवल 15 घोड़े हैं। अब दरबारियों की हंसी दुगनी हो गई। चौथी परीक्षा, दीपकों की संख्या। जहांपनाह, आपके निजी कक्ष में 4 दीपक जल रहे हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आज तो सिर्फ 2 ही जल रहे हैं। अब दरबार हंसी से लोटपोट होने लगा। पर आखिरी सवाल बाकी था। 5वीं परीक्षा, सबसे कठिन। बीरबल, धीमे स्वर में, अब अंतिम प्रश्न बताइए कि हम अकबर हैं या कोई और। नकली मंत्री चुप। उसके माथे पर पसीना छलक आया। उसने होंठ खोले, पर शब्द न निकले। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें उसी पर थीं।
एक पल को लगा कि अब यह हार मान लेगा। तभी उसने गला साफ किया और बोला, जहांपना, आप अकबर हैं। पर अकबर वही है जिसे सब अकबर माने। यह सुनते ही दरबार में हंसी का विस्फोट हो गया। किसी ने ताली बजाई, किसी ने सिर पकड़ लिया। खुलासा। बीरबल ने अकबर की तरफ झुककर कहा, हुजूर, छल आत्मविश्वास से चलता है, पर सच्चाई धैर्य और परीक्षण से प्रकट होती है। यह व्यक्ति दरबार की भाषा, चाल और नियमों का अभ्यास कर आया है, परंतु जो प्रश्न उसके पास नहीं है वही उसकी हार का कारण बना। इसे पकड़ना आवश्यक है ताकि दरबार की मर्यादा बनी रहे। अकबर ने इशारा किया। पहरेदारों ने नकली मंत्री को दरबार से बाहर ले जाकर उसके असली रूप का पर्दाफाश कर दिया। वह दरअसल एक महत्वाकांक्षी ठग था जिसने कई दरबारों में इसी तरह प्रवेश कर लोगों को मूर्ख बनाया था। उसका लक्ष्य था दरबार में बैठकर सत्ता हथियाना। अकबर हंसते हुए, तो यह है छल का खेल। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने हमें बचा लिया। बीरबल मुस्कुराकर, जहांपनाह, दरबार की दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं, विश्वास की भी होती हैं। यदि विश्वास बिना परीक्षण के हो तो छलिया भीतर आ जाता है। दरबार में प्रतिक्रिया। दरबार में सबने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। कुछ दरबारी शर्मिंदा हुए कि वे पहली नजर में ही धोखा खा बैठे। अकबर ने उन्हें मुस्कुराकर कहा, अकबर, ज्ञान की परीक्षा रोज होती है। जो बिना सोचे विश्वास कर लें उन्हें दोबारा परीक्षण से गुजरना चाहिए। एक दरबारी बोला, मंत्री जी तो सचमुच बड़ा धूर्त निकला। दूसरे ने कहा, हमें भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, आंखें खुली हो पर मन बंद तो छल भीतर आता है। अंक और सीख। उस दिन के बाद दरबार में एक नियम बना, कोई भी नया व्यक्ति चाहे कितना ही आत्मविश्वासी क्यों न हो, बिना परीक्षण के उच्च पद पर नियुक्त नहीं होगा। साथ ही अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, सुनो, जो बात जितनी चमकीली लगे उसकी जांच उतनी ही जरूरी है। छल का पहला साथी हमारी जल्दबाजी है, और जो अपने ज्ञान का दिखावा करता है उसका सबसे बड़ा शत्रु धैर्य है। दरबार में हंसी और तालियों के साथ उस दिन की कार्यवाही समाप्त हुई। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारी बुद्धि न होती तो आज हम सब मूर्ख बन चुके होते। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, हुजूर, दरबार में हास्य और बुद्धि साथ साथ रहें तभी राज्य मजबूत होता है। अगली कहानी। दरबार में छिपा गायक, जिसकी आवाज ने सबकी अक्ल घुमा दी। फतेहपुर की सुबह हमेशा की तरह सुहानी थी। बादशाह अकबर अपने दरबार में विराजमान थे। दरबारियों की कतारें लगी थीं, किसी की आंखों में लालच, किसी के चेहरे पर चिंता, किसी के कपड़ों में शाही ठाठ, और बीच में हमेशा की तरह मुस्कुराते परंतु सोच में डूबे बीरबल। उनके होठों पर हल्की मुस्कान, जैसे उन्हें पता हो कि आज कुछ असामान्य घटने वाला है। अकबर ने दरबार शुरू करते हुए कहा, आज हम युद्ध कर प्रशासन या प्रजा की बात नहीं करेंगे। आज हम एक नई परीक्षा लेंगे, संगीत की परीक्षा। दरबार में एक गायक आया है जो दावा करता है कि उसकी आवाज से वह किसी भी व्यक्ति का मन पढ़ सकता है। क्या यह संभव है? हम इसे परखेंगे। दरबार में हलचल मच गई। कई दरबारी फुसफुसाने लगे, मन पढ़ना, यह तो जादू जैसा है। किसी ने कहा, यह तो धोखा भी हो सकता है। पर अकबर की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। अकबर, बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या यह संभव है कि कोई आवाज से मन पढ़ ले? बीरबल मुस्कुराकर, जहांपनाह, मन पढ़ना उतना कठिन नहीं जितना मन को छुपाना। जो अपनी भावना छुपा नहीं सकता उसके मन को पढ़ना आसान है।
परंतु जो अभिनय करे उसे समझना कठिन है। चलिए आज हम इसका परीक्षण करते हैं। गायक का प्रवेश। इतने में दरबार के द्वार पर एक व्यक्ति आया। उसने साधारण कपड़े पहने थे, परंतु उसकी चाल में आत्मविश्वास था। हाथ में एक तंबूरा, चेहरे पर गहरी मुस्कान। वह झुककर बोला, जहां पनाह की जय हो। मैं दरबार का सेवक नहीं, पर संगीत का साधक हूं। मेरी आवाज में ऐसा बल है कि मैं सुनने वाले का मन पढ़ सकता हूं। यदि अनुमति दें तो अपनी कला प्रस्तुत करूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, प्रस्तुत कीजिए, पर ध्यान रहे हम यहाँ सत्य की परीक्षा के लिए बैठे हैं। गायक ने विनम्रता से सिर झुकाया और दरबार के बीच में बैठ गया। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में चमक थी, पर कहीं न कहीं वह घबराया भी लग रहा था। यह बीरबल की तेज दृष्टि से बच न सका। पहली प्रस्तुति। गायक ने तंबूरा छेड़ा। एक धीमा सुर उठा, कोमल, मधुर, परंतु भीतर कहीं बेचैनी छिपी हुई। उसकी आवाज में ऐसा आकर्षण था कि दरबार का माहौल शांत हो गया। कोई खास नहीं रहा था, कोई फुसफुसा नहीं रहा था। सबकी आंखें उसकी तरफ टिक गईं। कुछ देर तक सुर गूंजते रहे। फिर वह गायक गाने के बीच बोल पड़ा, हे दरबार के वीरों, मुझे आपके मन की थाह चाहिए। कौन अपने मन को सबसे अधिक छुपा रहा है? दरबार में सन्नाटा। कई दरबारियों के चेहरों पर असहजता। कोई आंखें चुरा रहा था, कोई दाढ़ी सहला रहा था। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बताइए, क्या आपको मन दिखाई दे रहा है? गायक ने आंखें बंद कर ली। फिर धीरे से बोला, यहाँ बैठा दरबारी जो सबसे अधिक चुप है, वह धन का लोभी है। वह दूसरा दरबारी जो अपने अंगूठे से काल्पनिक आकृति बना रहा है, वह पद का भूखा है। वह तीसरा जो बार बार पगड़ी सीधा कर रहा है, वह भय में जीता है। और जहां पना आप स्वयं, आप अपने मन को छुपाने का अभिनय कर रहे हैं। दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर मुस्कुराए, वाह, यह तो बड़ा साहस है। क्या सच में तुम मेरे मन को पढ़ सकते हो? गायक ने आंखें खोली और कहा, मन छुपाना कठिन है। बस अभिनय से ढांप सकते हैं, पर धड़कनों की भाषा को कौन छुपाए? अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अब हम इसे परखते हैं। परीक्षा की शुरुआत। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल, जहां पनाह, मन को पढ़ना उतना कठिन नहीं जितना मन को नियंत्रित करना। हम इसे परखते हैं। आइए इसे 5 परीक्षाएं देते हैं। यदि यह सफल होता है तो हम इसे दरबार का सम्मान देंगे। अकबर, स्वीकृत। गायक, क्या तुम 5 परीक्षाएं स्वीकार करोगे? गायक, मैं तैयार हूं। परीक्षा 1, सबसे लोभी कौन? बीरबल ने दरबारियों की तरफ देखा और कहा, गायक, बताइए इस दरबार में कौन सबसे अधिक धन का लालच रखता है? पर ध्यान रहे, जो अभिनय करे उसे भी पहचानिए। गायक ने आंखें बंद की। कुछ क्षण के लिए वातावरण और भी गंभीर हो गया। उसने गाने की लय बदली। सुरों में हल्की कंपन आने लगी। फिर उसने आंखें खोलकर कहा, दरबारी नसीरुद्दीन खां सबसे अधिक धन का लोभी है, परंतु वह अपने लोभ को राजकीय सेवा का नाम देकर छुपाता है। वह कहता है कि खजाने का विस्तार राज्यहित में कर रहा है, परंतु उसकी आंखें स्वार्थ की चमक से भरी हैं। दरबार में हलचल। नसीरुद्दीन का चेहरा लाल पड़ गया। वह खड़ा हो गया, यह असत्य है। मैं तो केवल राज्यहित के लिए काम करता हूं। अकबर ने कहा, बैठ जाइए, अभी परीक्षा जारी है।
परीक्षा 2 सबसे अधिक भयभीत कौन? बीरबल ने अगला प्रश्न पूछा, बताइए कौन सबसे अधिक भय में जी रहा है? गायक ने कुछ क्षण आंखें बंद की, फिर सुर की गति और धीमी कर दी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, दरबारी मोहम्मद कासिम सबसे अधिक भय में जी रहा है। उसे भय है कि कहीं उसका राजकीय प्रभाव समाप्त न हो जाए। वह सबसे कम बोलता है, सबसे अधिक मुस्कुराता है और हर निर्णय में दूसरों की राय की तलाश करता है। कासिम की आंखें फैल गईं। उसने घबराकर कहा, हुजूर, यह तो मनगढ़ंत बात है। अकबर मुस्कुराए, डरो मत, अभी अंतिम परीक्षा बाकी है। परीक्षा 3 सबसे अधिक अभिनय कौन कर रहा है? बीरबल ने तीसरी परीक्षा दी, बताइए कौन सबसे अधिक अभिनय कर रहा है? यानी जो कुछ और दिखाता है पर अंदर कुछ और है। गायक ने इस बार बिना गाने के सीधे बोला, दरबारी शहजादा फैजल अभिनय कर रहा है। वह सबसे अधिक धर्मपरायण दिखता है, परंतु भीतर से वह अपने पद का विस्तार चाहता है। उसके हाथ की हर हरकत योजनाबद्ध है। उसकी मुस्कान भी अभिनय है। शहजादा फैजल नाराज होकर खड़ा हो गया। यह तो अपमान है। मैं दरबार की सेवा करता हूं। अकबर हंसते हुए, बैठ जाइए, अभी 2 परीक्षाएं बाकी हैं। परीक्षा 4 सबसे अधिक प्रेम किससे है? बीरबल ने चौथी परीक्षा दी, बताइए इस दरबार में सबसे अधिक प्रेम किससे है? गायक ने आंखें बंद की, कुछ क्षण ध्यान किया, फिर बोला, यहां बैठे प्रत्येक दरबारी का प्रेम स्वयं से अधिक है। कोई अपने वैभव से प्रेम करता है, कोई अपनी बुद्धि से, कोई अपने पद से, कोई अपने नाम से, कोई अपने वंश से। केवल 2 लोग ऐसे हैं जो प्रेम करते हैं, एक आप जहांपना और दूसरा बीरबल, जो सेवा और सत्य से प्रेम करता है। यह सुनते ही दरबार में हंसी और आश्चर्य का मिश्रण फैल गया। बीरबल हल्का मुस्कुराकर सिर झुकाए रहे। अकबर ने जोर से कहा, वाह, यह तो मन की गहराई तक पहुंच गया। परीक्षा 5 सबसे कठिन सवाल। अब अंतिम परीक्षा। अकबर ने कहा, गायक, बताइए हम अकबर हैं या कोई और? गायक की आंखें एक बार फिर बंद हुई। पूरे दरबार की सांसें थम गईं। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और घबराहट का मिश्रण साफ दिख रहा था। कुछ क्षण बाद उसने आंखें खोली और कहा, आप अकबर हैं। परंतु अकबर वह है जो अपने मन के भय और इच्छाओं को छुपाने की कला में दक्ष है। मनुष्य का मन न छुपाने से उजागर होता है और न अभिनय से छिपता है। केवल वह ही अकबर है जो अपने मन को स्वयं पहचानता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, वाह, तुमने केवल मन नहीं पढ़ा, तुमने मनुष्य की कमजोरी भी पकड़ ली। गायक की असली पहचान। अब बीरबल ने संकेत किया। पहरेदार आगे बढ़े। गायक ने पल भर विरोध करना चाहा, परंतु उसकी आंखों में हार मानने का भाव था। पहरेदारों ने उसे घेरे में लिया। अकबर, बताइए गायक, आप कौन हैं? क्या आप सच में संगीत के साधक हैं या छल के खिलाड़ी? गायक ने सिर झुका दिया। हुजूर, मैं कई दरबारों में जाकर लोगों के स्वभाव को समझता रहा हूं। मन पढ़ने का दावा मैं नहीं करता, परंतु अभिनय, चेहरे की भाषा, हाथ की हरकतें, इनसे मैं लोगों का स्वार्थ पहचान लेता हूं। आज मैं परीक्षा देना चाहता था कि क्या मैं दरबार के सबसे चतुर लोगों को पहचान सकता हूं। मैं स्वीकार करता हूं, मैं छलिया हूं, पर मेरा उद्देश्य केवल अभ्यास था। मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता।
दरबार में हलचल हुई। कुछ दरबारी नाराज हुए। कुछ ने कहा यह तो अपराध है, कुछ ने कहा पर इसकी कला भी अद्भुत है। बीरबल का अंतिम फैसला। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। अब बताइए इस छलिया का क्या करना चाहिए? बीरबल मुस्कुराए, फिर गंभीर होकर बोले, जहां पनाह, छलिया वह है जो दूसरों की कमजोरी का लाभ उठाता है, परंतु यह व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया। यह तो मानव मन की कमजोरी का अध्ययन कर रहा था। इसे दंड देना आवश्यक नहीं, बल्कि इसे समझाना आवश्यक है। छल का इलाज दंड नहीं, बुद्धि और विवेक है। अकबर ने सिर हिलाया, फिर कहा, हम इसे दंड नहीं देंगे, परंतु इसे दरबार में रहने का अधिकार नहीं। इसे राज्य से बाहर भेजा जाएगा। साथ ही हम आदेश देते हैं कि दरबारियों को सावधानी और आत्मजागरूकता का प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वे अपनी कमजोरी छुपाकर स्वयं को धोखा न दें। गायक ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर मुझे क्षमा करें, मैं आपकी सेवा में नहीं रहूंगा, पर आपकी बुद्धिमत्ता को प्रणाम करूंगा। दरबार की प्रतिक्रिया और सीख। दरबार में सबकी आंखों में नई चमक थी। कई दरबारी शर्मिंदा थे कि वे अभिनय में उलझ गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, हमारा दरबार केवल बाहरी वैभव का स्थल नहीं, यह आत्मा का आईना भी है। जो अपने मन को जानता है वही दूसरों का मन समझ सकता है। जो अपने लोभ, भय और अभिनय को छुपाता है वही छल का शिकार होता है। बीरबल ने हल्के हास्य में कहा, जहां पनाह, आज हमने सीखा मन पढ़ना कठिन नहीं, मन पहचानना कठिन है। मन की पहचान आत्मा से होती है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। सबने एक स्वर में कहा, वाह बीरबल। अकबर ने घोषणा की, आज से दरबार में हर बैठक से पहले हम आत्म परीक्षण का समय रखेंगे, जिससे कोई भी अपने मन का अभिनय करके छल का शिकार न बने। अंत। उस दिन दरबार ने केवल संगीत नहीं सुना, मन की गहराई का दर्शन किया। छल का खेल समाप्त हुआ, पर एक नई सीख शुरू हुई। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बुद्धि, धैर्य और हास्य, ये तीनों मिलकर दरबार को सुरक्षित रखते हैं। आज का दिन याद रखा जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मन की पहचान ही मन की विजय है। दरबार हंसी और गंभीरता के संतुलन में समाप्त हुआ। गायक को विदा कर दिया गया, पर उसकी परीक्षा ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। अगली कहानी। दरबार में आया वह व्यापारी जो हर सौदे में लाभ छुपाकर चालाकी से जीतता था। फतेहपुर की शाम की वह घड़ी थी जब दरबार में रोजमर्रा के मामलों पर चर्चा हो रही थी। अकबर का दरबार सज चुका था। दरबारियों के बीच हल्की फुल्की बातचीत, कुछ अपनी समस्याएं लेकर आए थे, कुछ नई योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। पर तभी महल के द्वार पर एक अनोखा दृश्य उपस्थित हुआ। एक व्यापारी अपने साथ भारी गठरियों, दुर्लभ वस्तुओं और चतुर मुस्कान के साथ दरबार में प्रवेश कर रहा था। उसके चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास था जैसे वह जानता हो कि कोई भी सौदा उसके बिना अधूरा है। दरबार में बैठे लोग फुसफुसाने लगे। कोई कहता, यह कौन है? कोई कहता, देखो इसकी चालाकी। कोई दबी आवाज में बोलता, लगता है लाभ की बातें करने आया है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, इस व्यापारी को आगे बुलाइए। हम देखना चाहते हैं कि यह किस कला से लाभ कमाता है। व्यापारी का परिचय। व्यापारी ने झुककर आदाब किया। जहां पनाह की जय हो। मैं शहाबुद्दीन व्यापारी दूर देशों में व्यापार कर चुका हूं। मेरे सौदों में हर बार लाभ होता है, परंतु मैं केवल लाभ नहीं चाहता, बल्कि ऐसा लाभ चाहता हूं जिसमें सामने वाला भी संतुष्ट हो।
मैं सौदे में लाभ छुपाकर ऐसी चालाकी करता हूँ कि दोनों पक्षों को फायदा होता है, पर असली लाभ मेरी समझदारी से होता है। यदि दरबार की अनुमति हो तो मैं अपनी कला प्रस्तुत करूं। दरबार में कई लोग मुस्कुराए। कुछ ने कहा, देखते हैं यह लाभ छुपाकर क्या खेल दिखाता है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, तुम्हारी राय? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, लाभ छुपाकर सौदा करना जितना आसान लगता है उतना कठिन है। यदि यह व्यापारी सच में दोनों पक्षों को संतुष्ट कर ले तो इसकी कला वाकई अद्भुत होगी। चलिए इसे परखते हैं। पहला परीक्षण, सबसे बड़ा लाभ किसमें है? अकबर ने व्यापारी से कहा, बताइए आपके सौदों में सबसे बड़ा लाभ किसमें है, कीमत में, वस्तु में या विश्वास में? व्यापारी ने बिना सोचे कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा लाभ विश्वास में है। कीमत और वस्तु तो बाहर दिखते हैं, पर विश्वास ही वह पूंजी है जिससे सौदा बनता है। यदि विश्वास न हो तो लाभ भी घट जाता है। दरबार में कुछ दरबारियों ने सिर हिलाया। अकबर ने पूछा, लेकिन लाभ छुपाकर विश्वास कैसे बना सकते हैं? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, मैं सौदे में लाभ छुपाता नहीं, मैं उसे सामने लाने का सही तरीका छुपाता हूं। मैं ऐसा सौदा बनाता हूं जिसमें सामने वाले को लगे कि उसे पूरा लाभ मिल रहा है, जबकि असल में उसकी आवश्यकताओं का ऐसा उपयोग करता हूं कि सौदा मेरे पक्ष में झुके। दूसरा परीक्षण, छुपा लाभ कैसे काम करता है? बीरबल ने व्यापारी से कहा, हमारी जिज्ञासा और बढ़ गई। बताइए कि छुपा लाभ किस प्रकार काम करता है? व्यापारी ने अपनी गठरी खोलकर कुछ दुर्लभ मसाले, औषधियां और रंग बिरंगे कपड़े दिखाए। फिर बोला, मान लीजिए किसी को मसाले चाहिए। वह कीमत देखता है, गुणवत्ता देखता है, परंतु मैं पहले उसकी आवश्यकता समझता हूँ। मैं उसे अधिक मात्रा नहीं, उसकी आवश्यक मात्रा देता हूँ। फिर उसके उपयोग के अनुसार अन्य वस्तुओं की सलाह देता हूँ। उसके बाद मैं ऐसा लाभ दिखाता हूँ जिसमें वह सोचता है कि उसने पूरा सौदा जीत लिया। असल में उसने वही लिया जिसकी उसे जरूरत थी। मैं अतिरिक्त लाभ अपने ज्ञान से प्राप्त करता हूँ। दरबार में कई दरबारी चकित रह गए। कोई बोला, अरे यह तो मन की पहचान से सौदा करता है। तीसरा परीक्षण, क्या यह छल नहीं? अकबर ने गंभीरता से पूछा, शहाबुद्दीन, यह तो चालाकी है, क्या यह छल नहीं है? व्यापारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, छल तब होता है जब सामने वाले को नुकसान हो। मेरा उद्देश्य नुकसान नहीं, संतुलन है। लाभ छुपाकर मैं उसकी आवश्यकता पूरी करता हूँ। वह संतुष्ट होता है, मैं भी लाभ पाता हूँ। यदि दोनों संतुष्ट हैं तो छल कहाँ रहा? बीरबल ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, यही तो व्यापार की असली समझ है। लाभ छुपाना नहीं, लाभ को ऐसे प्रस्तुत करना कि सामने वाला स्वयं उसका हिस्सा बने। चौथा परीक्षण, क्या हर सौदा सफल होता है? बीरबल ने पूछा, क्या आपके हर सौदे में लाभ होता है? व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, नहीं। कभी कभी सामने वाला लाभ देखकर लालच में अधिक ले लेता है और अंत में पछताता है। कभी कोई आवश्यकता को समझ नहीं पाता, परंतु हर असफलता मुझे नया तरीका देती है। असफलता भी लाभ का हिस्सा है। दरबार में उपस्थित कई लोगों ने पहली बार सुना कि असफलता भी लाभ का हिस्सा हो सकती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आपकी सोच व्यापक है। पांचवा परीक्षण, दरबार में सबसे बड़ा लाभ किसे चाहिए? अब अकबर ने अंतिम प्रश्न पूछा, बताइए इस दरबार में सबसे बड़ा लाभ किसे चाहिए? व्यापारी ने कुछ क्षण दरबारियों को देखा, फिर गंभीरता से कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा लाभ उस व्यक्ति को चाहिए जो सबसे अधिक पाने की इच्छा में जीता है।
वह लाभ केवल धन में नहीं, सम्मान में, पद में, प्रतिष्ठा में और आत्मसंतोष में छिपा है। वह अपनी आवश्यकता को पहचान नहीं पाता, इसलिए उसे सबसे बड़ा लाभ चाहिए। दरबार में बैठे कई लोग अपने मन में सोचने लगे। किसी को अपना लोभ याद आया, किसी को अपनी असुरक्षा। बीरबल का अंतिम सवाल। अब बीरबल ने व्यापारी से कहा, यदि आपके सामने दो पक्ष हों, एक लालची, दूसरा भयभीत, तो आप किसे प्राथमिकता देंगे? व्यापारी ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं पहले भयभीत व्यक्ति से सौदा करूंगा। लालच का सामना करना कठिन होता है, पर भय का उपचार करके व्यक्ति को स्थिर किया जा सकता है। भय दूर हो जाए तो वह विश्वास करेगा और लाभ का रास्ता स्वयं बनेगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आपकी समझ वाकई विलक्षण है। दरबार का निर्णय। अकबर ने दरबार में सबकी तरफ देखा और कहा, शहाबुद्दीन व्यापारी की समझ और संतुलन हमें शिक्षा देता है। लाभ छुपाना छल नहीं, यदि उसमें संतुलन और आवश्यकता का ध्यान रखा जाए। हम इसे दंड नहीं देंगे, बल्कि इसे दरबार में व्यापार नीति का प्रशिक्षक नियुक्त करेंगे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह व्यापारी न केवल व्यापार सिखाएगा, बल्कि यह भी बताएगा कि लाभ केवल धन से नहीं, विश्वास और आवश्यकता की पहचान से मिलता है। दरबारियों ने तालियां बजाईं। कई लोगों ने पहली बार समझा कि व्यापार केवल सौदे की कला नहीं, मनुष्य की आवश्यकताओं को समझने का विज्ञान भी है। सीख। इस पूरी घटना से दरबार ने यह शिक्षा प्राप्त की कि लाभ छुपाना छल नहीं, यदि उसमें संतुलन और आवश्यकता का ध्यान रखा जाए। विश्वास सबसे बड़ा लाभ है, बिना विश्वास के सौदा अधूरा है। आवश्यकता समझे बिना दिया गया लाभ लालच बन जाता है। असफलता भी सीख का हिस्सा है, उसे समझकर आगे बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ा लाभ वही चाहता है जो स्वयं को नहीं पहचानता, इसलिए आत्म जागरूकता व्यापार का पहला कदम है। अकबर ने घोषणा की कि दरबार में हर महीने व्यापार से संबंधित शिक्षा दी जाएगी, ताकि दरबारियों के साथ साथ प्रजा भी लाभ का सही अर्थ समझे। शहाबुद्दीन व्यापारी को सम्मानित कर दरबार में स्थायी स्थान दिया गया। समापन। उस दिन दरबार ने केवल व्यापार की कला नहीं सीखी, बल्कि मनुष्य के व्यवहार, आवश्यकता और संतुलन का विज्ञान भी जाना। हर दरबारी अपने मन में यह विचार लेकर गया कि लाभ केवल लेना नहीं, सही तरीके से देना और समझना भी है। शहाबुद्दीन की चालाकी में छिपा संतुलन दरबार की नई नीति बन गया। बीरबल ने जाते जाते कहा, जहां पनाह, लाभ वही स्थायी है जो विश्वास, आवश्यकता और संतुलन से जन्म ले। दरबार समाप्त हुआ, पर सीख शुरू हो गई। अगली कहानी। जब दरबार में आया वह कलाकार जो रंगों से भ्रम रचकर सत्य दिखाने की कला जानता था। फतेहपुर की सुबह का समय था। महल के विशाल आंगन में हल्की धूप फैल रही थी। हवा में गुलाब जल और चंदन की सुगंध घुली हुई थी। दरबार में अकबर विराजमान थे और उनके साथ दरबारियों की यूजुअल भीड़ मौजूद थी। कुछ कवि नई रचनाओं की चर्चा कर रहे थे, कुछ सेनापति सैन्य व्यय की बात कर रहे थे और कुछ मंत्री करों की नीति पर बहस कर रहे थे। पर उस दिन वातावरण में एक अलग ही उत्सुकता थी, क्योंकि सूचना मिली थी कि एक कलाकार दरबार में आने वाला है जो रंगों से ऐसा भ्रम रचता है कि लोग आंखों से झांकती वास्तविकता और कल्पना में फर्क नहीं कर पाते। उसकी कला केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सत्य को दिखाने का माध्यम भी बताई जाती थी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, आज फिर कोई नया व्यक्ति हमारे दरबार में अपनी कला दिखाने आया है। क्या लगता है तुम्हें? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, रंगों का खेल जितना दिखता है उतना ही छल भी हो सकता है। यदि कलाकार सत्य को दिखाने के लिए भ्रम रचता है तो उसमें गहराई होगी। चलिए उसे बुलवाइए। कुछ ही देर में एक लंबा,
दुबला कलाकार दरबार में प्रवेश कर गया। उसके कंधे पर रंगों से भरी पेटी थी, हाथ में ब्रश और आंखों में आत्मविश्वास। उसने दरबार में प्रवेश करते ही झुककर कहा, जहां पनाह की जय हो। मैं रंगों का साधक हूँ। मेरी कला केवल दृश्य नहीं, दृष्टि को बदलने की कला है। मैं रंगों से भ्रम रचता हूँ, पर उसमें छिपा सत्य भी दिखाता हूँ। यदि अनुमति हो तो मैं अपनी कला प्रस्तुत करूं। अकबर ने सिर हिलाया, आगे आइए। हमें दिखाइए कि रंगों से भ्रम रचकर सत्य कैसे दिखाते हैं। दरबारियों में कौतूहल बढ़ गया। कुछ सोच रहे थे कि यह केवल मनोरंजन होगा, कुछ इसे एक नई परीक्षा मान रहे थे। पहला प्रदर्शन, भ्रम और वास्तविकता। कलाकार ने दरबार के बीच एक सफेद कपड़ा बिछवाया। फिर उसने बड़े ध्यान से उस पर रंगों से चित्र बनाना शुरू किया। पहले उसने एक चमकदार स्वर्ण मुकुट का चित्र बनाया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे असली मुकुट कपड़े पर रखा हो। दरबार के कई सदस्य आश्चर्यचकित हो गए। फिर उसने धीरे धीरे उस मुकुट के नीचे एक दरार, टूटे हुए रत्न और छिपी हुई कीड़े की छवि बनाई। पहली नजर में वह चमकता मुकुट ही दिखा, पर ध्यान से देखने पर पता चला कि उसके भीतर दरारें हैं। कलाकार ने कहा, जहां पनाह, लोग बाहर की चमक देखकर निर्णय लेते हैं। यदि ध्यान नहीं दिया तो टूटेपन को नहीं देख पाते। रंगों से भ्रम रचकर मैं यही दिखाता हूं कि चमक के भीतर भी दोष छुपे होते हैं। अकबर ने ध्यान से देखा और दरबार में कहा, यह तो जीवन का बड़ा सत्य है। हम बाहरी वैभव देखकर प्रभावित हो जाते हैं, पर भीतर छिपे दोष दिखाई नहीं देते। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, यह कला मनोरंजन नहीं, आंखों की परीक्षा है। दूसरा प्रदर्शन, चेहरों का खेल। कलाकार ने फिर एक बड़ा कैनवास सामने रखा। पहले उसने दरबारियों के चेहरों की झलकियां बनाई। कई चेहरे इतने जीवंत थे कि दरबारियों को लगा जैसे वे खुद चित्र में खड़े हैं। फिर उसने उन चेहरों पर हल्के रंगों से ऐसे भाव जोड़ दिए जो पहले दिखाई नहीं देते थे, चिंता, भय, लालच, ईर्ष्या। धीरे धीरे पूरा कैनवास एक कहानी में बदल गया। कुछ चेहरों की आंखें बेचैनी से भरी लग रही थीं, कुछ की मुस्कान में छिपा हुआ तनाव झलक रहा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर व्यक्ति अपने चेहरे में अपना छिपा हुआ भाव पहचानने लगा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखकर कहा, यह तो मनुष्य की आत्मा का दर्पण है। इसे देख कोई कैसे न जाने कि भीतर क्या चल रहा है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, जो दूसरों को देखना चाहता है उसे पहले स्वयं की आंख खोलनी चाहिए। यह कलाकार हमें यही सिखा रहा है। तीसरा प्रदर्शन, सत्य को रंगों में छिपाना। अब कलाकार ने सबसे कठिन प्रदर्शन के लिए रंग मिलाए। उसने दरबार के बीच एक बड़ा वृत्त बनाया। पहले उसमें केवल सुंदर फूलों का चित्र उभारा। फिर धीरे धीरे उसी वृत्त में कुछ तीर, कांटे और छिपे हुए शिकारी पशु जोड़ दिए। जब तक कोई ध्यान से न देखे वह वृत्त केवल फूलों से भरा लगता, लेकिन जब एक एक परत खुलती गई तो स्पष्ट हुआ कि सुंदरता के भीतर खतरा छिपा है। कलाकार ने कहा, सत्य को हमेशा नग्न रूप में नहीं दिखाया जा सकता। यदि मैं सीधे कहूं कि खतरा है तो लोग सुनना नहीं चाहेंगे। इसलिए मैं उसे सुंदर रंगों में छिपाकर दिखाता हूं ताकि लोग स्वयं ध्यान दें और अपने मन से उस खतरे को पहचानें। यही भ्रम का सही उपयोग है। दरबार में कई लोग सोच में पड़ गए। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ ने एक दूसरे की आंखों में देखा जैसे अपने भीतर झांक रहे हों। चौथा प्रदर्शन, रंगों से संवाद। अब कलाकार ने दरबार के कुछ सदस्यों को बुलाया। उन्हें एक खाली कैनवास दिया और कहा, आप एक रंग चुनिए जो आपकी भावना को व्यक्त करे। किसी ने लाल चुना, क्रोध का प्रतीक, किसी ने नीला, शांति का प्रतीक, किसी ने पीला, आशा का प्रतीक।
फिर उसने सब रंगों को जोड़कर एक नई आकृति बनाई जिसमें हर रंग की अपनी जगह थी। यह आकृति एक गोल वृत्त जैसी बनी जिसमें कोई रंग एक दूसरे से अलग नहीं था। कलाकार ने कहा, मनुष्य की भावनाएं अलग नहीं रहती। क्रोध, शांति, आशा सब एक ही वृत्त में मिलते हैं। जब हम इन्हें पहचानकर स्वीकारते हैं तभी जीवन संतुलित होता है। रंगों से संवाद करके हम मन की गहराइयों को समझ सकते हैं। अकबर ने प्रभावित होकर कहा, यह तो जीवन की सबसे सुंदर शिक्षा है। जब हम अपने मन की भावनाओं से संवाद करना सीखते हैं तभी समस्या का समाधान मिलता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह कला केवल चित्र नहीं, आत्मा का विज्ञान है। 5वां प्रदर्शन, अंतिम चुनौती। अंत में कलाकार ने दरबारियों से कहा, अब मैं आप सबसे अंतिम परीक्षा लेना चाहता हूँ। आप में से प्रत्येक एक ऐसी बात सोचिए जो आप किसी से कहना चाहते हैं पर कह नहीं सकते। मैं आपके चेहरों की छाया देखकर उसका चित्र बनाऊंगा। यदि चित्र में वह भावना उभर आए तो आप उसे स्वीकार कर लीजिए। सत्य छिपाने से वह समाप्त नहीं होता, उसे पहचानने से वह हल्का हो जाता है। दरबारियों ने एक एक करके अपनी भावनाओं को मन में सोचा। कलाकार ने बिना पूछे चित्र बनाना शुरू किया। कुछ के चित्रों में भय था, कुछ में लालच, कुछ में पछतावा और कुछ में प्रेम। जब चित्र पूरे हुए तो कई दरबारियों की आंखें नम हो गईं। वे समझ गए कि सत्य को छिपाने से वह भीतर घुटता है और उसे पहचानकर स्वीकार करने से मन हल्का हो जाता है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह कला जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। जो स्वयं को पहचान ले वही सच्चा विजेता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह कलाकार भ्रम का उपयोग करके सत्य का मार्ग दिखा रहा है। इससे बड़ी शिक्षा और क्या हो सकती है। दरबार का निर्णय। अकबर ने कलाकार को सम्मानित करते हुए कहा, आज आपने हमें दिखाया कि भ्रम भी सत्य का माध्यम बन सकता है। रंगों से रचा गया खेल मनोरंजन नहीं, आत्मचिंतन की कला है। हम आपको दरबार में स्थायी स्थान देंगे ताकि आप हर माह लोगों को रंगों के माध्यम से मन की गहराई समझाएं। दरबारियों ने तालियां बजाईं। कई लोगों ने पहली बार अपने भीतर झांककर देखा। दरबार की गंभीरता अब एक नई समझ से भर गई थी। कोई मुस्कुराकर अपने मन की परतों को पहचान रहा था, कोई सोच रहा था कि अपने भय को कैसे स्वीकारे, कोई समझ रहा था कि सुंदरता के पीछे छिपे खतरे को कैसे देखे। कलाकार ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मेरा उद्देश्य भ्रम फैलाना नहीं, दृष्टि को खोलना है। जब हम अपने भीतर छिपे भावों को पहचानते हैं तभी सत्य का मार्ग बनता है। रंगों से संवाद करके हम मन को समझ सकते हैं। अकबर ने संतोष से कहा, आज हमने केवल चित्र नहीं देखे बल्कि अपने मन का आईना देखा। आपकी कला से दरबार का दृष्टिकोण बदला है। सीख। इस कहानी से दरबार ने यह शिक्षा प्राप्त की, एक बाहरी चमक देखकर भ्रमित न हो, हर चमक के भीतर छिपे दोष को पहचानना आवश्यक है। 2 मनुष्य का चेहरा केवल रूप नहीं, उसकी भावनाओं का दर्पण भी होता है। 3 सुंदरता के भीतर छिपे खतरे को पहचानने के लिए ध्यान देना चाहिए। 4 अपनी भावनाओं से संवाद करना सीखें, उन्हें स्वीकार करने से ही मन हल्का होता है। 5 सत्य को सीधे दिखाना कठिन हो सकता है, रंगों और संकेतों के माध्यम से धीरे धीरे उसे समझाया जा सकता है। दरबार ने तय किया कि हर महीने आत्म जागरूकता के लिए रंगों की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कलाकार को दरबार में सम्मानित कर स्थायी स्थान दिया गया। बीरबल ने जाते जाते कहा, जहांपनाह, मन की आंखें खोलने से ही जीवन की असली तस्वीर साफ होती है। दरबार समाप्त हुआ, पर रंगों की भाषा ने आत्मा के संवाद की शुरुआत कर दी।
सभी दरबारी अपने मन के भीतर झांकते हुए लौटे। अगली कहानी। जब दरबार में आया वह शायर जो शब्दों से उलझाकर लोगों के मन की परतें खोल देता था। फतेहपुर की सुबह कुछ अलग थी। दरबार में सामान्य हलचल तो थी, पर आज कुछ अतिरिक्त उत्सुकता छाई हुई थी। खबर फैल चुकी थी कि एक शायर दरबार में आने वाला है जो अपनी कविता से केवल मनोरंजन नहीं करता, बल्कि शब्दों के जाल बुनकर लोगों के मन की परतें खोल देता है। उसका अंदाज ऐसा बताया जा रहा था कि लोग खुद को पहचानने लगते हैं, कभी हंसते हुए, कभी चौंकते हुए, कभी सोच में डूबे हुए। अकबर ने अपने दरबारियों की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, बीरबल, क्या तुमने सुना? आज कोई शायर हमारे दरबार में आने वाला है जो शब्दों से मन का भेद खोल देगा। तुम्हारी क्या राय है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहांपनाह, शब्दों का खेल जितना सुंदर होता है उतना ही खतरनाक भी। जो मन की परतें खोलता है वह आत्मा के डर को भी उजागर कर देता है। देखना होगा कि यह शायर मन का आईना दिखाने में कितना सक्षम है। इतने में दरबार का द्वार खुला और एक लंबा सधा हुआ व्यक्ति भीतर आया। सिर पर रेशमी साफा, हाथ में एक किताब, आंखों में गहराई और चेहरे पर आत्मविश्वास। उसने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं मौलाना फैजी शायर हूँ। शब्द मेरे हथियार हैं, भाव मेरी स्याही है और मनुष्य का मन मेरा कैनवस। मैं शब्दों से भ्रम नहीं, आत्मा का आईना दिखाता हूँ। यदि दरबार अनुमति दे तो मैं अपनी कला प्रस्तुत करूं। अकबर ने कहा, आगे आइए। हम देखना चाहते हैं कि आपकी कविता कैसे मन की परतें खोलती है। बीरबल ने चुटकी लेते हुए कहा, ध्यान रहे, जहांपनाह, मन की परतें खोलना आसान नहीं। कहीं ऐसा न हो कि दरबार का कोई सदस्य अपनी ही बात सुनकर घबरा जाए। दरबारियों में हंसी गूंज गई। मौलाना फैजी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जो स्वयं से नहीं डरता वही शब्दों का आनंद ले सकता है। पहला खेल, शब्दों से उलझन। शायर ने दरबार के बीच एक कविता सुनाई। जो ढूंढे राह खुद की परछाई में, उसे मिले मंजिल अजनबी परछाई में। जो छुपाए चेहरा भीड़ के रंग में, वह खुद से मिलता है तन्हाई में। कविता सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई सोचने लगा, क्या मैं भी भीड़ में छिपता हूँ? क्या मैं अपनी परछाई से डरता हूँ? अकबर ने हल्के स्वर में पूछा, मौलाना, यह कविता क्या कहती है? शायर ने कहा, जहांपनाह, मनुष्य दूसरों की नजर में अपनी पहचान खोजता है, जबकि उसका असली स्वरूप उसकी परछाई में छिपा होता है। जो स्वयं से भागता है वह अजनबी चेहरों में खुद को खोजता रहता है। भीड़ में खो जाना आसान है, स्वयं से मिलना कठिन। बीरबल ने गंभीरता से कहा, सच कहा। दरबार में हम सब कभी न कभी दूसरों की राय से प्रभावित होकर अपना रास्ता भूल जाते हैं। दूसरा खेल, सवालों की बौछार। फिर शायर ने दरबारियों से कहा, अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बिना झिझक जवाब दीजिए। जो जवाब देंगे उसी से आपकी मन की परत खुल जाएगी। उसने पहला सवाल पूछा, आपको किस बात का डर सबसे ज्यादा है? कई दरबारियों ने उत्तर दिए। किसी ने कहा अपमान का डर, किसी ने कहा असफलता का डर, किसी ने कहा लोगों की नजरों से गिर जाने का डर। शायर ने मुस्कुराकर कहा, जो डर सबसे ज्यादा होता है वही मनुष्य को भीतर से जकड़ लेता है, उसे पहचानिए। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? उत्तर आए, सम्मान, सुरक्षा, संपत्ति, प्रेम, स्वीकृति। शायर ने कहा, इच्छाएं मन की परतों में छिपे बीज हैं। इन्हें पहचानिए, तभी समझ पाएंगे कि आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। तीसरा सवाल था, आप किस बात को स्वीकार नहीं कर पाते? कई लोग चुप हो गए।
कुछ ने कहा अपनी कमजोरी, कुछ ने कहा अतीत की भूल, कुछ ने कहा अपने स्वार्थ। शायर ने गंभीर होकर कहा, जो स्वीकार नहीं करते वही भीतर घाव बनकर रह जाता है। शब्दों से भागिए नहीं, उन्हें स्वीकार कीजिए। दरबारियों ने सिर झुका लिया। अकबर ने कहा, मौलाना आपने तो मन की तह तक पहुंचा दिया। तीसरा खेल उलझे शब्द सुलझा मन। अब शायर ने एक पहेली कविता सुनाई। आवाज हूं पर बोलती नहीं, साया हूं पर चलता नहीं, चेहरा हूं पर दिखता नहीं, सच्चाई हूं पर स्वीकारती नहीं, बताइए मैं कौन हूं। दरबार में कई लोग सोच में पड़ गए। किसी ने कहा मन, किसी ने कहा अहंकार, किसी ने कहा भ्रम। शायर ने मुस्कुराकर कहा, यह अह है जो हर जगह मौजूद है पर स्वयं से छुपा रहता है। यह आवाज देता है पर सुनाई नहीं देता, साथ चलता है पर दिखता नहीं। जब तक इसे पहचान नहीं लेते मन की परतें उलझी रहती हैं। शब्दों से खेलिए पर अह को पहचानिए। बीरबल ने कहा, वाह, यह तो मनुष्य की सबसे बड़ी पहेली है। अहंकार न दिखे तो उसे पहचानना मुश्किल है। अकबर ने सहमति जताई, सच है। जो स्वयं से परिचित हो जाए वह भ्रम से मुक्त हो जाता है। चौथा खेल कविता से उपचार। शायर ने अब दरबारियों से कहा, हर व्यक्ति एक ऐसा शब्द चुनिए जो उसकी पीड़ा का प्रतिनिधित्व करता हो। फिर मैं उसी शब्द से कविता बनाऊंगा ताकि आपके मन का बोझ हल्का हो जाए। एक दरबारी ने कहा थकान, दूसरे ने कहा ईर्ष्या, तीसरे ने कहा अकेलापन, चौथे ने कहा क्रोध। शायर ने उनकी पीड़ा को शब्दों में ढाला। थकान को विश्राम दो, ईर्ष्या को करुणा दो, अकेलेपन को संवाद दो, क्रोध को समझ का उजाला दो। मन का घाव शब्दों से भरता है, स्वीकृति से ही आत्मा संवरता है। यह सुनते ही कई दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। किसी ने मुस्कुराकर राहत की सांस ली, किसी ने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि वह अपनी पीड़ा से भागता रहा है। अकबर ने कहा, मौलाना शब्दों से घाव भी भर सकते हैं, यह आज हमने जाना। पांचवा खेल सत्य की कविता। अंत में शायर ने कहा, अब मैं एक कविता सुनाऊंगा जो सीधे सत्य को छुएगी। जो सुनकर भी अपने मन की बात स्वीकार कर सके वही सच्चा साधक होगा। उसने धीमे स्वर में कविता सुनाई। जो खुद से आंख मिलाकर डरता है वही शब्दों से भागता है। जो अपने ही घाव छुपाकर बैठा है वही हंसी में दुहक छुपाता है। जो स्वीकार करे अपना अंधेरा उसे ही मिलती है रोशनी। जो शब्दों में उलझकर भागे उसे खुद से मिलती है आजादी। दरबार में गहरा मौन छा गया। कई दरबारियों की आंखें नम हो गईं। अकबर ने धीरे से कहा, मौलाना आपने हमारी आत्मा को छू लिया। हम शब्दों से खेलते हैं पर उनकी ताकत को पहचानना मुश्किल है। आज आपने हमें यह कला सिखाई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यह शायर शब्दों से उलझाकर मन की परतें खोल देता है। शब्द मनोरंजन नहीं, उपचार बन सकते हैं। दरबार का निर्णय। अकबर ने शायर को सम्मानित कर कहा, मौलाना फैजी, आपकी कविता ने हमें स्वयं से मिलवाया। हम आपको दरबार में स्थायी शायर नियुक्त करते हैं ताकि आप शब्दों के माध्यम से दरबार और प्रजा को आत्मचिंतन की शिक्षा दें। दरबारियों ने तालियां बजाईं। कई लोग पहली बार समझे कि शब्द केवल उच्चारण नहीं, मन की गहराइयों से संवाद करने का माध्यम है। कुछ ने मन में संकल्प लिया कि वे अपनी पीड़ा से भागेंगे नहीं, उसे स्वीकार करेंगे। शायर ने विनम्र होकर कहा, जहां पनाह, शब्दों से खेलना तभी सार्थक है जब हम स्वयं से ईमानदार हों। जो अपने मन की परतें खोलने का साहस करे वही जीवन में सत्य को पहचानता है।
अकबर ने संतोष से कहा, आज हमने केवल कविता नहीं सुनी बल्कि जीवन का पाठ सीखा। बीरबल ने अंतिम टिप्पणी की, जहां पनाह, शब्दों का खेल तभी सफल है जब उसमें आत्मा की झलक दिखे। आज दरबार ने अपने मन की गहराइयों से संवाद करना शुरू कर दिया है। दरबार समाप्त हुआ, पर शब्दों की कला ने आत्मा के उपचार की नई राह खोल दी। सभी दरबारी अपने भीतर छिपे भावों को पहचानते हुए लौटे। सीख, इस कहानी से दरबार ने यह शिक्षा प्राप्त की, एक शब्द केवल मनोरंजन नहीं, मन की परतें खोलने का माध्यम है। 2 भय, लालच, अकेलापन, ये सब मन के छिपे भाव हैं जिन्हें स्वीकार करना आवश्यक है। 3 अहंकार सबसे बड़ा भ्रम है, इसे पहचानना आत्मा की पहली परीक्षा है। 4 कविता मन के घावों का उपचार कर सकती है। 5 सत्य स्वीकार करने का साहस ही आत्मा की रोशनी है। अकबर ने घोषणा की कि दरबार में नियमित रूप से आत्मचिंतन हेतु कविता पाठ आयोजित किया जाएगा, ताकि शब्दों की शक्ति से मन को समझा और संतुलित किया जा सके। मौलाना फैजी को दरबार में स्थायी शायर नियुक्त कर सम्मानित किया गया। अगली कहानी। जब दरबार में आया वह कथावाचक, जो कहानी में छिपाकर ऐसी सीख देता कि लोग खुद ही अपना मन बदल बैठते। फतेहपुर के दरबार में उस दिन कुछ अलग ही रंग था। सामान्यतः लोग सैन्य रणनीति, कर नीति या शिकार की योजनाओं पर चर्चा करते थे, पर आज दरबार में एक नई उत्सुकता थी। खबर आई थी कि एक कथावाचक आने वाला है जो न तो उपदेश देगा न आदेश, बल्कि ऐसी कहानियां सुनाएगा जिनमें छिपी सीख सुनते ही लोगों के मन में बदलाव ला दे। कहते थे कि वह बिना कहे सच समझा देता है, बिना डांटे मन का आईना दिखा देता है। अकबर ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए दरबारियों से कहा, बीरबल, आज दरबार में कोई नया व्यक्ति आने वाला है। बताया जा रहा है कि वह कहानी सुनाकर लोगों का मन बदल देता है। क्या तुम्हें यह कला सच में प्रभावशाली लगती है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, आदेश तो कोई भी दे सकता है, पर बिना कहे मन बदल देना कला है। जो कहानी से मन का द्वार खोल दे वही सच्चा कथावाचक है। चलिए देखते हैं वह कैसा है। इतने में दरबार का दरवाजा खुला। अंदर आया एक व्यक्ति, सादा वस्त्र, आंखों में चमक, होठों पर हल्की मुस्कान और हाथ में एक बही। उसने झुककर कहा, जहां पनाह की जय हो। मैं कथावाचक रहीमदास हूं। मेरे शब्दों में न तर्क है न बहस, सिर्फ कहानियां हैं। कहानियों में छिपे संकेत हैं जो मनुष्य को स्वयं से मिलवाते हैं। यदि दरबार अनुमति दे तो मैं अपनी कला प्रस्तुत करूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आइए रहीमदास, हमें सुनाइए। देखते हैं आपकी कहानियां कैसी हैं। बीरबल ने हल्का व्यंग्य करते हुए कहा, ध्यान रहे, जहां पनाह, कहीं ऐसा न हो कि कोई कहानी सुनते सुनते दरबारी अपना मन बदल बैठे और कल तक जो नीति बनाए बैठे थे उससे उलट चल पड़े। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। रहीमदास ने भी मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यही तो मेरी कला है, मन को उसकी गहराई में ले जाकर उसे स्वयं निर्णय करने देना। पहली कहानी, 2 कुएं और 1 प्याला पानी। रहीमदास ने कहा, जहां पनाह, पहली कहानी एक गांव की है जहां 2 कुएं थे। एक कुआं बड़ा, सुंदर, सजावट से भरा हुआ था। दूसरा छोटा, साधारण, किनारे पर झाड़ियों से घिरा हुआ। गांव वाले बड़े कुएं से पानी भरते क्योंकि वह साफ सुथरा दिखता था। छोटे कुएं के पास कोई नहीं जाता। एक दिन गांव में सूखा पड़ा। बड़ा कुआं खाली हो गया। गांव वाले परेशान हो गए। तब एक बच्चा छोटा कुएं तक गया और पाया कि उसमें पानी भरा है। सबने मिलकर पानी निकाला और जीवन बचा लिया। गांव वालों ने पूछा, हमने इसे क्यों न देखा? बच्चे ने कहा, हम आंखों से चमक देखते हैं, असली जल मन की गहराई में छिपा रहता है।
कहानी खत्म होते ही दरबार में खामोशी छा गई। कई दरबारी सोच में पड़ गए। अकबर ने पूछा, रहीमदास, इसका संदेश क्या है? रहीमदास ने उत्तर दिया, जहां पनाह, दिखावा मनुष्य को भ्रमित कर देता है। जो चीज असली मदद कर सकती है वह अक्सर साधारण रूप में छिपी रहती है। मन को गहराई से देखिए, समाधान वहीं मिलेगा। बीरबल ने कहा, सच है। चमक से प्रभावित होकर हम कई बार असली खजाना खो देते हैं। दूसरी कहानी, लोभी व्यापारी और उसकी थैली। रहीमदास ने कहा, अब दूसरी कहानी सुनिए। एक व्यापारी था जो हर सौदे में लाभ चाहता था। वह जितना कम खर्च करता उतना ज्यादा फायदा सोचता। एक दिन उसे एक साधु ने कहा, तुम अपने लाभ के लिए सब कुछ जमा करते हो, क्या कभी किसी जरूरतमंद के साथ बांटा है? व्यापारी हंस पड़ा। कुछ दिनों बाद व्यापार मंदा पड़ गया। थैली में जमा धन बेकार लगने लगा। व्यापारी उदास होकर साधु के पास गया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, धन बहता रहे तो जीवन में गति रहती है, रोकोगे तो ठहर जाएगा। व्यापारी ने अपनी थैली खोली और आधा धन जरूरतमंदों में बांट दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार चल पड़ा। उसने समझा, धन जमा करना ही लाभ नहीं, बांटना भी लाभ है। दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ ने अपने व्यापार की नीतियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अकबर ने गंभीर होकर कहा, रहीमदास, यह तो बहुत बड़ा संदेश है। बांटना भी समृद्धि का मार्ग है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यह कहानी व्यापारियों के लिए भी शिक्षा है। लाभ केवल संचय में नहीं, सहयोग में भी छिपा होता है। तीसरी कहानी, कठोर सेनापति और उसका बगीचा। रहीमदास ने अब तीसरी कहानी सुनाई। एक सेनापति था जो कठोर अनुशासन में विश्वास करता था। वह सैनिकों पर लगातार डांटता रहता, उन्हें कठोर आदेश देता। सैनिक उससे डरते पर उसका सम्मान नहीं करते। एक दिन वह थककर अपने बगीचे में बैठा। वहां उसने देखा कि कुछ पौधे बड़े होकर फैल चुके हैं, कुछ छोटे रह गए हैं। माली ने कहा, मालिक, जो पौधों को समय देकर, पानी देकर, सहारा देकर बढ़ाते हैं वही फलते हैं। जो केवल डांटते हैं वे सूख जाते हैं। सेनापति को एहसास हुआ। अगले दिन उसने सैनिकों से कहा, अनुशासन जरूरी है पर साथ में करुणा भी। मैं तुम्हें आदेश दूंगा पर तुम्हारी बात भी सुनूंगा। धीरे धीरे सैनिकों ने मन से सेवा करनी शुरू की। सेना मजबूत हुई। दरबार में कई सेनापति सिर झुकाकर सोचने लगे। अकबर ने कहा, यह तो बड़ी बात है। अनुशासन और करुणा का संतुलन ही नेतृत्व की असली पहचान है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, कठोरता बिना समझ के बेकार है। मन का सहारा न मिले तो अनुशासन बोझ बन जाता है। चौथी कहानी, वृद्ध और उसका छुपा दुख। रहीमदास ने कहा, अब सुनिए एक वृद्ध की कहानी। वह हर समय मुस्कुराता, सबकी मदद करता, पर अंदर से दुखी रहता। उसके पास कोई नहीं था जिससे वह अपनी पीड़ा साझा कर सके। एक दिन उसने देखा कि गांव के बच्चे अपने मन की बातें खेल खेल में कह देते हैं। तब वृद्ध ने बच्चों के साथ बैठना शुरू किया। खेलते खेलते उसने अपनी पीड़ा साझा की। बच्चों ने कहा, दादा, दुख साझा करोगे तो हल्का होगा। वृद्ध ने अपने मन की बात सबके सामने रख दी। कुछ दिनों में उसका मन हल्का हुआ और उसका चेहरा पहले से अधिक उजला लगने लगा। दरबारियों की आंखें नम हो गईं। अकबर ने कहा, मन की पीड़ा छुपाकर रखना उसे और गहरा कर देता है, साझा करने से हल्का होता है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह कहानी बताती है कि संवाद का दरवाजा बंद कर देंगे तो मन भीतर ही भीतर घुटता रहेगा। साझा करने से मन का बोझ हल्का होता है।
पांचवी कहानी, अपने आप से मिलने की राह। अंत में रहीमदास ने कहा, अब अंतिम कहानी। एक युवक हमेशा दूसरों की राय से प्रभावित होकर चलता रहा। वह अपनी इच्छाओं को पहचान नहीं पाया। एक दिन वह जंगल में भटक गया। वहां उसे एक झरना मिला। झरने ने कहा, तुम अपनी आवाज सुनो। युवक ने आंखें बंद की और अपने मन की आवाज सुनी। उसने जाना कि वह दूसरों की अपेक्षाओं से थक चुका है। वह अपने मन की राह चुनता है। लौटकर उसने अपने निर्णय खुद लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन संतुलित हो गया। उसने समझा, मन की आवाज सुनो, तभी असली राह मिलती है। दरबार में शांति छा गई। अकबर ने कहा, यह तो जीवन की सबसे बड़ी सीख है। मन की आवाज सुनकर ही संतुलन मिलता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही आत्मचिंतन का आधार है। जब तक मन की आवाज नहीं सुनेंगे, तब तक बाहरी शोर में भटकते रहेंगे। दरबार का निर्णय। कहानी समाप्त होते ही अकबर ने कहा, रहीमदास, आपने बिना उपदेश दिए हमें जीवन की राह दिखा दी। आपकी कहानियां मन की गहराई में छिपे सत्य को सामने लाने का तरीका है। हम आपको दरबार में स्थायी कथावाचक नियुक्त करते हैं ताकि आप समय समय पर कहानियों के माध्यम से आत्मचिंतन का मार्ग दिखाएं। दरबारियों ने तालियां बजाईं। कई दरबारियों ने मन ही मन संकल्प लिया कि वे अपनी पीड़ा से भागेंगे नहीं, उसे साझा करेंगे। कुछ ने अपनी कठोर आदतों पर विचार किया। कुछ ने बांटकर चलने का संकल्प लिया। कुछ ने अपने अहंकार को पहचानने का प्रयास शुरू किया। रहीमदास ने विनम्र होकर कहा, जहांपनाह, कहानी वही है जो मन का दरवाजा खोल दे। जो स्वयं से मिलने का साहस करे, वही जीवन की राह पर सही दिशा में बढ़ता है। अकबर ने संतोष से कहा, आज हमने केवल कहानियां नहीं सुनी, बल्कि आत्मा की आवाज सुनी। बीरबल ने अंतिम टिप्पणी की, जहांपनाह, कहानी शब्दों का खेल नहीं, मन की कुंजी है। जिसने इसे पहचान लिया वही सच्चा साधक है। सीख। इस कहानी से दरबार ने यह शिक्षा प्राप्त की, एक चमकदमक देखकर निर्णय न करें, असली समाधान साधारण रूप में छिपा रहता है। 2 लाभ केवल जमा करने में नहीं, बांटने में भी है। 3 अनुशासन और करुणा का संतुलन ही नेतृत्व की असली पहचान है। 4 मन की पीड़ा साझा करने से हल्का होता है, छुपाने से गहराता है। 5 अपनी आवाज सुनना सीखें, तभी जीवन में संतुलन और सही राह मिलती है। अकबर ने घोषणा की कि दरबार में हर महीने कहानी संवाद सभा आयोजित की जाएगी ताकि कहानियों के माध्यम से आत्मचिंतन और मन की समझ को बढ़ावा दिया जा सके। रहीमदास को स्थायी कथावाचक नियुक्त कर सम्मानित किया गया। दरबार समाप्त हुआ, पर कहानी की कला ने आत्मा के संवाद की नई राह खोल दी। हर दरबारी अपने मन की परतों को पहचानते हुए लौट गया। आज का मामला कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था। बादशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे, हमेशा की तरह गंभीर, पर उनकी आंखों में हल्की चमक थी। दरबारियों की कतारें लगी थीं, राजा की हाँ में हाँ मिलाने वाले, सलाह देने वाले, और कुछ वो जो सिर्फ चाटुकारिता में ही निपुण थे। पर सबसे अलग बैठे थे दरबार के सबसे चतुर और तेज दिमाग बीरबल। उनके होठों पर आधी मुस्कान थी, जैसे उन्हें पहले से ही किसी खेल का अंदाजा हो। दरबार शुरू होता है। नक्कारों की आवाज के साथ दरबार शुरू हुआ। अकबर ने कहा, अकबर, आज हम किसी युद्ध कर या फसल की बात नहीं करेंगे। आज हम देखना चाहते हैं कौन हमारी आंखों के सामने भी हमें छल सकता है। दरबार में हल्की हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर ने इशारा किया और कहा, आज का विषय है सत्य और छल। इतने में एक लंबा भारी दाढ़ी वाला आदमी शानदार कपड़े पहनकर राजसी अंदाज में दरबार में प्रवेश कर गया।
उसका चाल ढाल देखकर कई दरबारी तुरंत उठ खड़े हुए। दरबारी मंत्री जी आ गए, मंत्री जी आ गए। अकबर भी थोड़े चौंके। हमारे नए मंत्री, उन्होंने भौहें उठाई। उन्हें तो कोई सूचना नहीं थी। वह आदमी गर्व से झुककर बोला, जहां पनाह की जय हो। मैं दरबार का नया मंत्री हूं, मोहम्मद रुकनुद्दीन खां। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर धीमे स्वर में, हमने तो कोई नया मंत्री नियुक्त नहीं किया। पर दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई खुलकर सवाल करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। नए कपड़े, ठाठ, शब्दों का अभ्यास, सब कुछ ऐसा कि वह सच लग रहा था, मानो वर्षों से सेवा कर रहा हो। नकली मंत्री का खेल। वह नकली मंत्री दरबार के नियमों, पदों और यहाँ तक कि पिछली बैठकों की घटनाओं का ऐसा विवरण दे रहा था कि दरबारियों को भी संदेह होने लगा। नकली मंत्री, हुजूर, पिछले महीने जब हमने दक्षिण की फौज की व्यवस्था की थी तब जो कठिनाइयां आई थीं, उन्हें मैं भूल नहीं सकता। साथ ही खजाने के पुनर्गठन के लिए जो आदेश आपने दिया था, उसका प्रारूप मैंने स्वयं तैयार किया था। दरबार में कई दरबारी आंखें फाड़कर एक दूसरे को देखने लगे। एक ने धीरे से पूछा, क्या सच में यह सब हुआ था? दूसरे ने फुसफुसाया, शायद, पर हमें याद नहीं। अकबर ने गहराई से देखा। बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल मुस्कुराकर, जहां पनाह, दरबार में नए लोग आते रहते हैं, परंतु जो बात इस व्यक्ति ने बताई वह इतनी गहराई से है कि या तो यह बहुत सूझबूझ वाला है या पूरी तरह झूठा। अकबर का असामान्य फैसला। अकबर ने सभी की उत्सुकता देखते हुए कहा, आज हम देखेंगे कि कौन सच में जानकार है। हम इसे दरबार में आजमाएंगे। अकबर, मंत्री रुकनुद्दीन खां, अगर आप वास्तव में हमारे मंत्री हैं तो बताइए, हमारे दरबार में कुल कितने दरबारी हैं? यह सवाल आसान लग सकता था, पर दरबारियों की संख्या रोज बदलती थी। एक दरबारी ने तो गिनती तक न रखी थी। नकली मंत्री मुस्कुराया, बिना हिचकिचाहट के उत्तर दिया, जहां पनाह, कुल 123 दरबारी। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। किसी ने धीरे से कहा, हम तो 55 हैं। किसी ने कहा, नहीं, 70 तो होंगे। एक ने फुसफुसाकर पूछा, यह सब कैसे जानता है? अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह संख्या गलत है। दरबार में अभी केवल 62 लोग हैं। नकली मंत्री ने झट कहा, हुजूर, दरबार में उपस्थिति सूची में 123 है। कुछ अनुपस्थित हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह, अनुपस्थित लोगों को भी गिना जाता है क्या? दरबार में ठहाके गूंजे, पर मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अकबर, अच्छा मंत्री जी, बताइए, हमारी रसोई में आज कितने पकवान बने हैं? नकली मंत्री ने एक पल भी नहीं लिया, बोला, 21। अकबर ने सिर पकड़ लिया, आज तो 10 ही बने हैं। फिर दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। कई दरबारी जोर से हंस पड़े। संकट गहराता है। अब दरबारियों में दो राय बन गई। कुछ कह रहे थे कि यह व्यक्ति छलिया है, कुछ कह रहे थे कि इतना आत्मविश्वास देखकर इसे मौका दिया जाना चाहिए। पर अकबर अभी निर्णय नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। अकबर, बीरबल, तुम ही बताओ, इसे बेनकाब कैसे करें? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, छल का इलाज छल से नहीं, बल्कि धैर्य और अवलोकन से होता है। मैं इसे पकड़ूंगा, पर मुझे एक अवसर दीजिए। अकबर, तुम्हें पूरी छूट है, पर ध्यान रहे दरबार में हास्यास्पद स्थिति न बने। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, हास्यास्पद स्थिति तो पहले ही बन चुकी है, अब उसे समाप्त करना है। बीरबल की योजना।
बीरबल ने अगले दिन दरबार में एक परीक्षा आयोजित की। उन्होंने कहा, बीरबल मंत्री रुकनुद्दीन खां, दरबार में आपकी योग्यता पर संदेह है। आज आपको 5 कार्य दिए जाएंगे। यदि आप उन्हें पूरा कर लेते हैं तो हम आपको मंत्री मान लेंगे। दरबार में सबकी सांसें थम गईं। बीरबल कार्य इस प्रकार हैं। 1. बिना देखे बिना गिने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों की सही संख्या बताइए। 2. रसोई में बने पकवानों की सूची बिना जाकर देखे बताइए। 3. हमारे अस्तबल में कुल कितने घोड़े हैं बताइए। 4. बताइए कि हमारे निजी कक्ष में कितने दीपक जल रहे हैं अभी इसी समय। 5. सबसे महत्वपूर्ण बताइए कि हम अकबर हैं या कोई और। दरबार में हंसी की लहर दौड़ी, लेकिन सबकी नजरें अब उस नकली मंत्री पर थीं। पहली परीक्षा, संख्या का जादू। नकली मंत्री ने पहले सवाल पर गहरी सांस ली, फिर झट कहा, दरबार में कुल 62 दरबारी उपस्थित हैं। अकबर ने पलकों को उठाकर देखा, सही। दरबार में हलचल हुई। किसी ने कहा, यह तो सही बोल गया। बीरबल ने धीरे से कहा, रुकिए, अभी बाकी कार्य बाकी हैं। दूसरी परीक्षा, रसोई की सूची। रसोई में बने पकवान हैं पुलाव, कढ़ी, शाही कबाब, हलीम, दही बड़ा, मीठा सेवई, तंदूरी रोटियां, मलाई कोफ्ता, हरा सलाद, प्याज का अचार। अकबर ने रसोई से बुलाकर जांच करवाई। पकवानों की संख्या 10 निकली। फिर से फर्जी साबित। तीसरी परीक्षा, अस्तबल का रहस्य। अस्तबल में कुल 18 घोड़े हैं। अस्तबल से खबर आई, वहां केवल 15 घोड़े हैं। अब दरबारियों की हंसी दुगनी हो गई। चौथी परीक्षा, दीपकों की संख्या। जहां पनाह आपके निजी कक्ष में 4 दीपक जल रहे हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आज तो सिर्फ 2 ही जल रहे हैं। अब दरबार हंसी से लोटपोट होने लगा। पर आखिरी सवाल बाकी था। 5वीं परीक्षा, सबसे कठिन। बीरबल धीमे स्वर में, अब अंतिम प्रश्न बताइए कि हम अकबर हैं या कोई और। नकली मंत्री चुप। उसके माथे पर पसीना छलक आया। उसने होंठ खोले पर शब्द न निकले। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें उसी पर थीं। एक पल को लगा कि अब यह हार मान लेगा। तभी उसने गला साफ किया और बोला, जहांपना, आप अकबर हैं। पर अकबर वही है जिसे सब अकबर माने। यह सुनते ही दरबार में हंसी का विस्फोट हो गया। किसी ने ताली बजाई, किसी ने सिर पकड़ लिया। खुलासा। बीरबल ने अकबर की झुक झुककर कहा, हुजूर, छल आत्मविश्वास से चलता है, पर सच्चाई धैर्य और परीक्षण से प्रकट होती है। यह व्यक्ति दरबार की भाषा, चाल और नियमों का अभ्यास कर आया है, परंतु जो प्रश्न उसके पास नहीं है वही उसकी हार का कारण बना। इसे पकड़ना आवश्यक है ताकि दरबार की मर्यादा बनी रहे। अकबर ने इशारा किया। पहरेदारों ने नकली मंत्री को दरबार से बाहर ले जाकर उसके असली रूप का पर्दाफाश कर दिया। वह दरअसल एक महत्वाकांक्षी ठग था जिसने कई दरबारों में इसी तरह प्रवेश कर लोगों को मूर्ख बनाया था। उसका लक्ष्य था दरबार में बैठकर सत्ता हथियाना। अकबर हंसते हुए, तो यह है छल का खेल। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने हमें बचा लिया। बीरबल मुस्कुराकर, जहां पनाह, दरबार की दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं, विश्वास की भी होती हैं। यदि विश्वास बिना परीक्षण के हो तो छलिया भीतर आ जाता है। दरबार में प्रतिक्रिया। दरबार में सबने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। कुछ दरबारी शर्मिंदा हुए कि वे पहली नजर में ही धोखा खा बैठे। अकबर ने उन्हें मुस्कुराकर कहा, अकबर, ज्ञान की परीक्षा रोज होती है। जो बिना सोचे विश्वास कर लें
उन्हें दोबारा परीक्षण से गुजरना चाहिए। एक दरबारी बोला, मंत्री जी तो सचमुच बड़ा धूर्त निकला। दूसरे ने कहा, हमें भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, आंखें खुली हो पर मन बंद तो छल भीतर आता है। अंत और सीख। उस दिन के बाद दरबार में एक नियम बना, कोई भी नया व्यक्ति चाहे कितना ही आत्मविश्वासी क्यों न हो, बिना परीक्षण के उच्च पद पर नियुक्त नहीं होगा। साथ ही अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, सुनो, जो बात जितनी चमकीली लगे उसकी जांच उतनी ही जरूरी है। छल का पहला साथी हमारी जल्दबाजी है, और जो अपने ज्ञान का दिखावा करता है उसका सबसे बड़ा शत्रु धैर्य है। दरबार में हंसी और तालियों के साथ उस दिन की कार्यवाही समाप्त हुई। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारी बुद्धि न होती तो आज हम सब मूर्ख बन चुके होते। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, हुजूर, दरबार में हास्य और बुद्धि साथ साथ रहें तभी राज्य मजबूत होता है। अगली कहानी। दरबार में छिपा गायक, जिसकी आवाज ने सबकी अक्ल घुमा दी। फतेहपुर की सुबह हमेशा की तरह सुहानी थी। बादशाह अकबर अपने दरबार में विराजमान थे। दरबारियों की कतारें लगी थीं, किसी की आंखों में लालच, किसी के चेहरे पर चिंता, किसी के कपड़ों में शाही ठाठ, और बीच में हमेशा की तरह मुस्कुराते परंतु सोच में डूबे बीरबल। उनके होठों पर हल्की मुस्कान, जैसे उन्हें पता हो कि आज कुछ असामान्य घटने वाला है। अकबर ने दरबार शुरू करते हुए कहा, आज हम युद्ध कर प्रशासन या प्रजा की बात नहीं करेंगे। आज हम एक नई परीक्षा लेंगे, संगीत की परीक्षा। दरबार में एक गायक आया है जो दावा करता है कि उसकी आवाज से वह किसी भी व्यक्ति का मन पढ़ सकता है। क्या यह संभव है? हम इसे परखेंगे। दरबार में हलचल मच गई। कई दरबारी फुसफुसाने लगे, मन पढ़ना, यह तो जादू जैसा है। किसी ने कहा, यह तो धोखा भी हो सकता है। पर अकबर की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। अकबर, बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या यह संभव है कि कोई आवाज से मन पढ़ ले? बीरबल मुस्कुराकर, जहां पनाह, मन पढ़ना उतना कठिन नहीं जितना मन को छुपाना। जो अपनी भावना छुपा नहीं सकता, उसके मन को पढ़ना आसान है, परंतु जो अभिनय करे उसे समझना कठिन है। चलिए आज हम इसका परीक्षण करते हैं। गायक का प्रवेश। इतने में दरबार के द्वार पर एक व्यक्ति आया। उसने साधारण कपड़े पहने थे, परंतु उसकी चाल में आत्मविश्वास था। हाथ में एक तंबूरा, चेहरे पर गहरी मुस्कान। वह झुककर बोला, जहां पनाह की जय हो। मैं दरबार का सेवक नहीं, पर संगीत का साधक हूं। मेरी आवाज में ऐसा बल है कि मैं सुनने वाले का मन पढ़ सकता हूं। यदि अनुमति दें तो अपनी कला प्रस्तुत करूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, प्रस्तुत कीजिए, पर ध्यान रहे हम यहाँ सत्य की परीक्षा के लिए बैठे हैं। गायक ने विनम्रता से सिर झुकाया और दरबार के बीच में बैठ गया। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में चमक थी, पर कहीं न कहीं वह घबराया भी लग रहा था। यह बीरबल की तेज दृष्टि से बच न सका। पहली प्रस्तुति। गायक ने तंबूरा छेड़ा। एक धीमा सुर उठा, कोमल, मधुर, परंतु भीतर कहीं बेचैनी छिपी हुई। उसकी आवाज में ऐसा आकर्षण था कि दरबार का माहौल शांत हो गया। कोई खास नहीं रहा था, कोई फुसफुसा नहीं रहा था। सबकी आंखें उसकी तरफ टिक गईं। कुछ देर तक सुर गूंजते रहे। फिर वह गायक गाने के बीच बोल पड़ा, हे दरबार के वीरों, मुझे आपके मन की थाह चाहिए। कौन अपने मन को सबसे अधिक छुपा रहा है? दरबार में सन्नाटा। कई दरबारियों के चेहरों पर असहजता। कोई आंखें चुरा रहा था,
कोई दाढ़ी सहला रहा था। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बताइए, क्या आपको मन दिखाई दे रहा है? गायक ने आंखें बंद कर ली, फिर धीरे से बोला, यहाँ बैठा दरबारी जो सबसे अधिक चुप है वह धन का लोभी है। वह दूसरा दरबारी जो अपने अंगूठे से काल्पनिक आकृति बना रहा है वह पद का भूखा है। वह तीसरा जो बार बार पगड़ी सीधा कर रहा है वह भय में जीता है। और जहां पना आप स्वयं, आप अपने मन को छुपाने का अभिनय कर रहे हैं। दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर मुस्कुराए, वाह, यह तो बड़ा साहस है। क्या सच में तुम मेरे मन को पढ़ सकते हो? गायक ने आंखें खोली और कहा, मन छुपाना कठिन है, बस अभिनय से ढांप सकते हैं, पर धड़कनों की भाषा को कौन छुपाए? अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अब हम इसे परखते हैं। परीक्षा की शुरुआत। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल, जहां पनाह, मन को पढ़ना उतना कठिन नहीं जितना मन को नियंत्रित करना। हम इसे परखते हैं। आइए इसे 5 परीक्षाएं देते हैं। यदि यह सफल होता है तो हम इसे दरबार का सम्मान देंगे। अकबर, स्वीकृत। गायक, क्या तुम 5 परीक्षाएं स्वीकार करोगे? गायक, मैं तैयार हूं। परीक्षा 1, सबसे लोभी कौन? बीरबल ने दरबारियों की तरफ देखा और कहा, गायक, बताइए इस दरबार में कौन सबसे अधिक धन का लालच रखता है? पर ध्यान रहे, जो अभिनय करे उसे भी पहचानिए। गायक ने आंखें बंद की। कुछ क्षण के लिए वातावरण और भी गंभीर हो गया। उसने गाने की लय बदली, सुरों में हल्की कंपन आने लगी। फिर उसने आंखें खोलकर कहा, दरबारी नसीरुद्दीन खां सबसे अधिक धन का लोभी है, परंतु वह अपने लोभ को राजकीय सेवा का नाम देकर छुपाता है। वह कहता है कि खजाने का विस्तार राज्यहित में कर रहा है, परंतु उसकी आंखें स्वार्थ की चमक से भरी हैं। दरबार में हलचल। नसीरुद्दीन का चेहरा लाल पड़ गया। वह खड़ा हो गया, यह असत्य है। मैं तो केवल राज्यहित के लिए काम करता हूं। अकबर ने कहा, बैठ जाइए, अभी परीक्षा जारी है। परीक्षा 2, सबसे अधिक भयभीत कौन? बीरबल ने अगला प्रश्न पूछा, बताइए कौन सबसे अधिक भय में जी रहा है? गायक ने कुछ क्षण आंखें बंद की, फिर सुर की गति और धीमी कर दी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, दरबारी मोहम्मद कासिम सबसे अधिक भय में जी रहा है। उसे भय है कि कहीं उसका राजकीय प्रभाव समाप्त न हो जाए। वह सबसे कम बोलता है, सबसे अधिक मुस्कुराता है और हर निर्णय में दूसरों की राय की तलाश करता है। कासिम की आंखें फैल गईं। उसने घबराकर कहा, हुजूर, यह तो मनगढ़ंत बात है। अकबर मुस्कुराए, डरो मत, अभी अंतिम परीक्षा बाकी है। परीक्षा 3, सबसे अधिक अभिनय कौन कर रहा है? बीरबल ने तीसरी परीक्षा दी, बताइए कौन सबसे अधिक अभिनय कर रहा है? यानी जो कुछ और दिखाता है पर अंदर कुछ और है। गायक ने इस बार बिना गाने के सीधे बोला, दरबारी शहजादा फैजल अभिनय कर रहा है। वह सबसे अधिक धर्मपरायण दिखता है, परंतु भीतर से वह अपने पद का विस्तार चाहता है। उसके हाथ की हर हरकत योजनाबद्ध है। उसकी मुस्कान भी अभिनय है। शहजादा फैजल नाराज होकर खड़ा हो गया। यह तो अपमान है। मैं दरबार की सेवा करता हूं। अकबर हंसते हुए, बैठ जाइए, अभी 2 परीक्षाएं बाकी हैं। परीक्षा 4, सबसे अधिक प्रेम किससे है?
बीरबल ने चौथी परीक्षा दी, बताइए इस दरबार में सबसे अधिक प्रेम किससे है। गायक ने आंखें बंद की, कुछ क्षण ध्यान किया, फिर बोला, यहाँ बैठे प्रत्येक दरबारी का प्रेम स्वयं से अधिक है। कोई अपने वैभव से प्रेम करता है, कोई अपनी बुद्धि से, कोई अपने पद से, कोई अपने नाम से, कोई अपने वंश से। केवल दो लोग ऐसे हैं जो प्रेम करते हैं, एक आप जहांपना और दूसरा बीरबल, जो सेवा और सत्य से प्रेम करता है। यह सुनते ही दरबार में हंसी और आश्चर्य का मिश्रण फैल गया। बीरबल हल्का मुस्कुराकर सिर झुकाए रहे। अकबर ने जोर से कहा, वाह, यह तो मन की गहराई तक पहुंच गया। परीक्षा 5, सबसे कठिन सवाल। अब अंतिम परीक्षा। अकबर ने कहा, गायक बताइए हम अकबर हैं या कोई और। गायक की आंखें एक बार फिर बंद हुई। पूरे दरबार की सांसें थम गईं। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और घबराहट का मिश्रण साफ दिख रहा था। कुछ क्षण बाद उसने आंखें खोली और कहा, आप अकबर हैं। परंतु अकबर वह है जो अपने मन के भय और इच्छाओं को छुपाने की कला में दक्ष है। मनुष्य का मन न छुपाने से उजागर होता है और न अभिनय से छिपता है। केवल वह ही अकबर है जो अपने मन को स्वयं पहचानता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, वाह, तुमने केवल मन नहीं पढ़ा, तुमने मनुष्य की कमजोरी भी पकड़ ली। गायक की असली पहचान। अब बीरबल ने संकेत किया। पहरेदार आगे बढ़े। गायक ने पल भर विरोध करना चाहा, परंतु उसकी आंखों में हार मानने का भाव था। पहरेदारों ने उसे घेरे में लिया। अकबर बताइए गायक, आप कौन हैं? क्या आप सच में संगीत के साधक हैं या छल के खिलाड़ी? गायक ने सिर झुका दिया। हुजूर, मैं कई दरबारों में जाकर लोगों के स्वभाव को समझता रहा हूं। मन पढ़ने का दावा मैं नहीं करता, परंतु अभिनय, चेहरे की भाषा, हाथ की हरकतें, इनसे मैं लोगों का स्वार्थ पहचान लेता हूं। आज मैं परीक्षा देना चाहता था कि क्या मैं दरबार के सबसे चतुर लोगों को पहचान सकता हूं। मैं स्वीकार करता हूं, मैं छलिया हूं, पर मेरा उद्देश्य केवल अभ्यास था। मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता। दरबार में हलचल हुई। कुछ दरबारी नाराज हुए। कुछ ने कहा, यह तो अपराध है। कुछ ने कहा, पर इसकी कला भी अद्भुत है। बीरबल का अंतिम फैसला। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। अब बताइए इस छलिया का क्या करना चाहिए? बीरबल मुस्कुराए, फिर गंभीर होकर बोले, जहां पनाह, छलिया वह है जो दूसरों की कमजोरी का लाभ उठाता है, परंतु यह व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया। यह तो मानव मन की कमजोरी का अध्ययन कर रहा था। इसे दंड देना आवश्यक नहीं, बल्कि इसे समझाना आवश्यक है। छल का इलाज दंड नहीं, बुद्धि और विवेक है। अकबर ने सिर हिलाया, फिर कहा, हम इसे दंड नहीं देंगे, परंतु इसे दरबार में रहने का अधिकार नहीं। इसे राज्य से बाहर भेजा जाएगा। साथ ही हम आदेश देते हैं कि दरबारियों को सावधानी और आत्मजागरूकता का प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वे अपनी कमजोरी छुपाकर स्वयं को धोखा न दें। गायक ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मुझे क्षमा करें। मैं आपकी सेवा में नहीं रहूंगा, पर आपकी बुद्धिमत्ता को प्रणाम करूंगा। दरबार की प्रतिक्रिया और सीख। दरबार में सबकी आंखों में नई चमक थी। कई दरबारी शर्मिंदा थे कि वे अभिनय में उलझ गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, हमारा दरबार केवल बाहरी वैभव का स्थल नहीं, यह आत्मा का आईना भी है। जो अपने मन को जानता है, वही दूसरों का मन समझ सकता है।
जो अपने लोभ, भय और अभिनय को छुपाता है वही छल का शिकार होता है। बीरबल ने हल्के हास्य में कहा, जहांपनाह, आज हमने सीखा मन पढ़ना कठिन नहीं, मन पहचानना कठिन है। मन की पहचान आत्मा से होती है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। सबने एक स्वर में कहा, वाह बीरबल। अकबर ने घोषणा की, आज से दरबार में हर बैठक से पहले हम आत्म परीक्षण का समय रखेंगे, जिससे कोई भी अपने मन का अभिनय करके छल का शिकार न बने। अंत उस दिन दरबार ने केवल संगीत नहीं सुना, मन की गहराई का दर्शन किया। छल का खेल समाप्त हुआ, पर एक नई सीख शुरू हुई। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बुद्धि, धैर्य और हास्य, ये तीनों मिलकर दरबार को सुरक्षित रखते हैं। आज का दिन याद रखा जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मन की पहचान ही मन की विजय है। दरबार हंसी और गंभीरता के संतुलन में समाप्त हुआ। गायक को विदा कर दिया गया, पर उसकी परीक्षा ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। अगली कहानी। दरबार में आया वह व्यापारी जो हर सौदे में लाभ छुपाकर चालाकी से जीतता था। फतेहपुर की शाम की वह घड़ी थी जब दरबार में रोजमर्रा के मामलों पर चर्चा हो रही थी। अकबर का दरबार सज चुका था। दरबारियों के बीच हल्की फुल्की बातचीत, कुछ अपनी समस्याएं लेकर आए थे, कुछ नई योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। पर तभी महल के द्वार पर एक अनोखा दृश्य उपस्थित हुआ। एक व्यापारी अपने साथ भारी गठरियों, दुर्लभ वस्तुओं और चतुर मुस्कान के साथ दरबार में प्रवेश कर रहा था। उसके चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास था जैसे वह जानता हो कि कोई भी सौदा उसके बिना अधूरा है। दरबार में बैठे लोग फुसफुसाने लगे। कोई कहता, यह कौन है? कोई कहता, देखो इसकी चालाकी। कोई दबी आवाज में बोलता, लगता है लाभ की बातें करने आया है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, इस व्यापारी को आगे बुलाइए। हम देखना चाहते हैं कि यह किस कला से लाभ कमाता है। व्यापारी का परिचय। व्यापारी ने झुककर आदाब किया। जहांपनाह की जय हो। मैं शहाबुद्दीन व्यापारी दूर देशों में व्यापार कर चुका हूं। मेरे सौदों में हर बार लाभ होता है, परंतु मैं केवल लाभ नहीं चाहता, बल्कि ऐसा लाभ चाहता हूं जिसमें सामने वाला भी संतुष्ट हो। मैं सौदे में लाभ छुपाकर ऐसी चालाकी करता हूं कि दोनों पक्षों को फायदा होता है, पर असली लाभ मेरी समझदारी से होता है। यदि दरबार की अनुमति हो तो मैं अपनी कला प्रस्तुत करूं। दरबार में कई लोग मुस्कुराए। कुछ ने कहा, देखते हैं यह लाभ छुपाकर क्या खेल दिखाता है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, तुम्हारी राय? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, लाभ छुपाकर सौदा करना जितना आसान लगता है उतना कठिन है। यदि यह व्यापारी सच में दोनों पक्षों को संतुष्ट कर ले तो इसकी कला वाकई अद्भुत होगी। चलिए इसे परखते हैं। पहला परीक्षण, सबसे बड़ा लाभ किसमें है? अकबर ने व्यापारी से कहा, बताइए आपके सौदों में सबसे बड़ा लाभ किसमें है? कीमत में, वस्तु में या विश्वास में? व्यापारी ने बिना सोचे कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा लाभ विश्वास में है। कीमत और वस्तु तो बाहर दिखते हैं, पर विश्वास ही वह पूंजी है जिससे सौदा बनता है। यदि विश्वास न हो तो लाभ भी घट जाता है। दरबार में कुछ दरबारियों ने सिर हिलाया। अकबर ने पूछा, लेकिन लाभ छुपाकर विश्वास कैसे बना सकते हैं? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मैं सौदे में लाभ छुपाता नहीं, मैं उसे सामने लाने का सही तरीका छुपाता हूँ। मैं ऐसा सौदा बनाता हूँ जिसमें सामने वाले को लगे कि उसे पूरा लाभ मिल रहा है, जबकि असल में उसकी आवश्यकताओं का ऐसा उपयोग करता हूँ कि सौदा मेरे पक्ष में झुके। दूसरा परीक्षण, छुपा लाभ कैसे काम करता है? बीरबल ने व्यापारी से कहा,
हमारी जिज्ञासा और बढ़ गई। बताइए कि छुपा लाभ किस प्रकार काम करता है। व्यापारी ने अपनी गठरी खोलकर कुछ दुर्लभ मसाले, औषधियां और रंग बिरंगे कपड़े दिखाए। फिर बोला, मान लीजिए किसी को मसाले चाहिए। वह कीमत देखता है, गुणवत्ता देखता है, परंतु मैं पहले उसकी आवश्यकता समझता हूँ। मैं उसे अधिक मात्रा नहीं, उसकी आवश्यक मात्रा देता हूँ। फिर उसके उपयोग के अनुसार अन्य वस्तुओं की सलाह देता हूँ। उसके बाद मैं ऐसा लाभ दिखाता हूँ जिसमें वह सोचता है कि उसने पूरा सौदा जीत लिया। असल में उसने वही लिया जिसकी उसे जरूरत थी। मैं अतिरिक्त लाभ अपने ज्ञान से प्राप्त करता हूँ। दरबार में कई दरबारी चकित रह गए। कोई बोला, अरे यह तो मन की पहचान से सौदा करता है। तीसरा परीक्षण, क्या यह छल नहीं? अकबर ने गंभीरता से पूछा, शहाबुद्दीन, यह तो चालाकी है, क्या यह छल नहीं है? व्यापारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, छल तब होता है जब सामने वाले को नुकसान हो। मेरा उद्देश्य नुकसान नहीं, संतुलन है। लाभ छुपाकर मैं उसकी आवश्यकता पूरी करता हूँ। वह संतुष्ट होता है, मैं भी लाभ पाता हूँ। यदि दोनों संतुष्ट हैं तो छल कहाँ रहा? बीरबल ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, यही तो व्यापार की असली समझ है। लाभ छुपाना नहीं, लाभ को ऐसे प्रस्तुत करना कि सामने वाला स्वयं उसका हिस्सा बने। चौथा परीक्षण, क्या हर सौदा सफल होता है? बीरबल ने पूछा, क्या आपके हर सौदे में लाभ होता है? व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, नहीं। कभी कभी सामने वाला लाभ देखकर लालच में अधिक ले लेता है और अंत में पछताता है। कभी कोई आवश्यकता को समझ नहीं पाता, परंतु हर असफलता मुझे नया तरीका देती है। असफलता भी लाभ का हिस्सा है। दरबार में उपस्थित कई लोगों ने पहली बार सुना कि असफलता भी लाभ का हिस्सा हो सकती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आपकी सोच व्यापक है। पांचवा परीक्षण, दरबार में सबसे बड़ा लाभ किसे चाहिए? अब अकबर ने अंतिम प्रश्न पूछा, बताइए, इस दरबार में सबसे बड़ा लाभ किसे चाहिए? व्यापारी ने कुछ क्षण दरबारियों को देखा, फिर गंभीरता से कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा लाभ उस व्यक्ति को चाहिए जो सबसे अधिक पाने की इच्छा में जीता है। वह लाभ केवल धन में नहीं, सम्मान में, पद में, प्रतिष्ठा में और आत्मसंतोष में छिपा है। वह अपनी आवश्यकता को पहचान नहीं पाता, इसलिए उसे सबसे बड़ा लाभ चाहिए। दरबार में बैठे कई लोग अपने मन में सोचने लगे। किसी को अपना लोभ याद आया, किसी को अपनी असुरक्षा। बीरबल का अंतिम सवाल। अब बीरबल ने व्यापारी से कहा, यदि आपके सामने दो पक्ष हों, एक लालची, दूसरा भयभीत, तो आप किसे प्राथमिकता देंगे? व्यापारी ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं पहले भयभीत व्यक्ति से सौदा करूंगा। लालच का सामना करना कठिन होता है, पर भय का उपचार करके व्यक्ति को स्थिर किया जा सकता है। भय दूर हो जाए तो वह विश्वास करेगा और लाभ का रास्ता स्वयं बनेगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आपकी समझ वाकई विलक्षण है। दरबार का निर्णय। अकबर ने दरबार में सबकी तरफ देखा और कहा, शहाबुद्दीन, व्यापारी की समझ और संतुलन हमें शिक्षा देता है। लाभ छुपाना छल नहीं, यदि उसमें संतुलन और आवश्यकता का ध्यान रखा जाए। हम इसे दंड नहीं देंगे, बल्कि इसे दरबार में व्यापार नीति का प्रशिक्षक नियुक्त करेंगे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह व्यापारी न केवल व्यापार सिखाएगा, बल्कि यह भी बताएगा कि लाभ केवल धन से नहीं, विश्वास और आवश्यकता की पहचान से मिलता है। दरबारियों ने तालियां बजाईं। कई लोगों ने पहली बार समझा कि व्यापार केवल सौदे की कला नहीं, मनुष्य की आवश्यकताओं को समझने का विज्ञान भी है। सीख। इस पूरी घटना से दरबार ने यह शिक्षा प्राप्त की कि
लाभ छुपाना छल नहीं, यदि उसमें संतुलन और आवश्यकता का ध्यान रखा जाए। विश्वास सबसे बड़ा लाभ है, बिना विश्वास के सौदा अधूरा है। आवश्यकता समझे बिना दिया गया लाभ लालच बन जाता है। असफलता भी सीख का हिस्सा है, उसे समझकर आगे बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ा लाभ वही चाहता है जो